नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल इंडिया इनसाइट्स पर। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के बारे में। और आज जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री तो पहले से ही भी थे, उन्होंने नए तरीके से शपथ ग्रहण समारोह अपना पूरा किया। और नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में, और हेमंत सोरेन ने पिछले जो कार्यकाल में अपनी जो घोषणाएं की थी, जिन वादों पर वो खरे नहीं उतरे थे, इन पर उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे झारखंड के अतीत और थोड़ी सी भविष्य की भी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो पिछले जो चुनावी घोषणा थे जेएमएम प्लस के, यानी कि महागठबंधन के, उस पर। तो यदि हम देखते हैं पिछली अगर चुनाव को, तो उसमें इन्होंने घोषणा किया था कि ये बेरोजगारी भत्ता, मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उनको 5,000 रुपये प्रति महीने भत्ता देंगे, 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, 25 करोड़ तक का टेंडर जो है स्थानीय लोगों को मुहैया कराएंगे, 4 उप राजधानी देंगे झारखंड में, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, ओबीसी का जो अभी कोटा है आरक्षण का जो 14% है उसको बढ़ाकर 27% करेंगे, 2,000 रुपये गरीब महिलाओं को प्रति महीना देंगे, 100 यूनिट तक बिजली देंगे और 2 वर्ष पर 5 लाख नौकरी देंगे। अब नौकरी की जो बात आ रही है, यहाँ नौकरी की तो बात ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में झारखंड में एन केन प्रकारेण कुछ हज़ार में नौकरी निकली थी, और उसमें घोटाले पर घोटाले। और एक जेएसएससी बोर्ड है जिसने जो है परीक्षा ली थी, फिर उसको रद्द कर दिया गया, फिर लिया गया, और फिर उसमें भी धांधली की बात आ रही है। जेपीएससी के 6 बहाली की जांच सीबीआई कर रही है, और उसमें दर्जनों चार्जशीट दायर किए गए हैं। और हद तो तब होता है जब जेपीएससी का जो है पुराने जो अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह, उनके 2 बेटे रजनीश कुमार और कुंदन सिंह, दोनों जो है पास हो जाते हैं जेपीएससी परीक्षा में। और राधाकृष्ण किशोर के भाई, सुदेश महतो के भाई, अन्नपूर्णा देवी जो मंत्री रहीं, उनके जो है शायद देवर, इस तरह के तमाम वहाँ के बड़े नेता हैं जिन पर कि जेपीएससी घोटाले को लेकर आरोप लगता रहा है। तो ये तो रोजगार के मुद्दे पर अगर हम बात करें, तो रोजगार के मुद्दे पर पिछली बार के रोजगार के मुद्दे पे या रोजगार के मुद्दे पे ये पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। हालांकि जेपीएससी जो घोटाला हुआ है या फिर और भी जो घोटाले हुए हैं नियुक्तियों में, वो भाजपा के समय के और जेएमएम के समय के, दोनों के समय के हैं। खैर, बात करें अगर हम लोग पिछले अगर घोषणा पत्र को देखते हैं, उसमें इन्होंने बोला 50% आरक्षण महिलाओं को, जो इन्होंने नहीं दिया था। 2,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को, 1,000 रुपये उन्होंने देना स्टार्ट किया, वो भी चुनाव के ठीक 3 महीने पहले। 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया था, जो कुछ दिन पहले शुरू किया गया था, मतलब शुरू से इन्होंने नहीं देना शुरू किया। सरकारी नौकरी पर तो बात कर चुके हैं, 4 उप राजधानी, उस पर भी ये पूरी तरीके से फेल्ड हुए, असफल हुए। 75% स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। और बेरोजगारी भत्ता जो इन्होंने घोषणा किया था, उस पर तो कहीं दूर दूर तक हेमंत सोरेन जो है नज़र नहीं आए वहाँ के बेरोजगारों के लिए। इसके बावजूद इन्होंने चुनाव जीता। चुनाव जीतने का जो भी कारण रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी ईडी के द्वारा, या फिर मैया समान योजना, जिसमें इन्होंने 1,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को भुगतान किया, और ये कहा गया चुनाव के ऐन वक्त पर कि इसको हम लोग बढ़ाकर 2,500 रुपये करेंगे। आइए देखते हैं इनके इस बार के कुछ चुनावी वादों को। इन्होंने बोला है कि 1932 के जो खतियान है, 1932 का खतियान को हम लोग लागू करेंगे और इसको 9वीं अनुसूची में डलवाएंगे। 9वीं अनुसूची संविधान का वो अनुसूची होता है जिसमें कोई भी कानून अगर डाला जाए बनाकर, तो उसमें संशोधन या फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत दूर का जो है रास्ता लग रहा है, इतनी आसान नहीं है। पिछले बार भी इन्होंने खतियान 1932 के खतियान को लेकर वादा किया था और वो पूरा आज तक नहीं हुआ। मैया समान योजना का इन्होंने इस बार कहा कि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर देंगे, देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद में इन्होंने बोला कि जो आरक्षण का दायरा है SC ST OBC का, उसको बढ़ाएंगे, और OBC का जो 14% आरक्षण है उसको बढ़ाकर हम लोग 27% करेंगे। ST का यहाँ पहले से झारखंड में 28% तक रिजर्वेशन है। खाद्य सुरक्षा 7 किलो अनाज देंगे और 2 किलो दाल देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। 450 रुपये का सिलेंडर देंगे।
रोजगार और सुरक्षा का, अगर स्वास्थ्य सुरक्षा का बात किया जाए तो 10 लाख रोजगार देंगे और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा इन्होंने देने का वादा किया है। शिक्षा की गारंटी इन्होंने देने का वादा किया है और इन्होंने कहा प्रखंड स्तर पर हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। किसान कल्याण का अगर बात किया जाए तो 2400 रुपये जो धान का रेट है, जो पहले से ये बोलते हैं, हालांकि उतनी दर पर वहाँ खरीद होती नहीं है यहाँ, तो 2400 रुपये प्रति क्विंटल के दर को बढ़ाकर ये 3200 रुपये प्रति क्विंटल दर जो है धान का करेंगे। हालांकि ये दूर का कौड़ी लगता है। और इन्होंने क्या इस बार का जो है घोषणा पत्र में वादा किया है, हालांकि ये खास महल और गैर मजरूआ भूमि पर रैयत का रजिस्ट्री और लगान का सुविधा पिछले घोषणा पत्र में भी था, जो पूरा नहीं हुआ। महिलाओं को इस बार इन्होंने बोला कि हम 33% आरक्षण देंगे, पिछले बार इन्होंने बोला था कि 50% आरक्षण देंगे। तो ये बात है। 60,000 शिक्षकों की बहाली और 15,000 प्रधानाध्यापक, 10,000 पुलिसकर्मी को ये नियुक्ति पर लाएंगे। 2500 रुपये वृद्धा पेंशन करेंगे और 25 लाख रुपये 25 लाख परिवार को 3 कमरों का मकान देंगे। 25 लाख परिवार को। बिजली को लेकर इन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक हम बिजली माफ़ कर देंगे। हालांकि 100 यूनिट तक अभी बिजली बिल वहाँ पर माफ़ है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद में पेशा कानून है, जो कि 5वीं अनुसूची का विषय है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए जो लागू होता है, उसको भी लेकर इन्होंने वादा किया है। सरना धर्म कोड को लेकर भी इन्होंने वादा किया है कि हम सरना धर्म कोड को लागू करेंगे। विस्थापन के लिए पुनर्वास का योजना हम बनाएंगे। और लैंड बैंक नीति का जो है ऐलान इन्होंने किया है, बोला कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है 2017 का झारखंड का, उसको हम निरस्त करेंगे। तो ये कुछ वादा है जिसको इन्होंने किया है। हालांकि पिछले बार का जो नीति रहा इनका 5 साल का, जिसमें न तो झारखंड में कहीं से रोजगार रही, न तो झारखंड में कहीं से दूर दूर तक बेरोजगारी भत्ता दिखाई दिया, नहीं तो रिजर्वेशन को बढ़ाने का या फिर महिला रिजर्वेशन की बात की गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 5 सालों में भाजपा जो लास्ट के 2 महीनों में चुनाव लड़ रही थी, वो पूरे 5 साल कुंभकर्ण के नींद में निष्क्रिय होकर झारखंड में सोती रही। और भाजपा ने कुछ ऐसा विरोध प्रदर्शन वगैरह 5 सालों में नहीं किया। हालांकि दूसरे तरफ एक नए नेता का उभार हुआ जयराम महतो के रूप में, और जयराम महतो ने पूरी तरीके से स्थानीयता का मुद्दा, 1932 के खतियान का मुद्दा और रोजगार के मुद्दे को लेकर जो है रसाकसी शुरू से जारी रखा। और अंतिम में 2 सालों में आप देखेंगे, 2-2.5 सालों में, तो उन्होंने सरकार को चुनौती देना शुरू किया और वो चुनाव लड़े और इस बार जीतकर भी आए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन का जो आजसू है, जो कि माना जाता है कि कुर्मी समुदाय का रुझान इस पार्टी की तरफ रहता है, उसके जनाधार को भी जयराम महतो ने ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। तो एक दिलचस्प जो है एक नया उभार हुआ है झारखंड के राजनीति में, वो हुआ है जयराम महतो का। यदि आप पूरी तरीके से देखेंगे हेमंत सोरेन सरकार को और उसको भाजपा के अगर पर्सपेक्टिव से तुलना करेंगे, तो भाजपा की जो है पूरी तरीके से निष्क्रियता, भाजपा के नेताओं की निष्क्रियता, भाजपा के लोगों के द्वारा न तो विरोध प्रदर्शन करना और बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाना, ये तो एक कारण रहा। दूसरा कारण था केंद्र सरकार के द्वारा ईडी का रेड और तमाम तरह के रेड, जिससे ये लगा वहाँ पर ऐसे भी स्थानीयता का मुद्दा है, स्थानीय लीडर को, और संथाल में तो खासकर जो है सोरेन परिवार को पसंद करते हैं। तो ये लगा, ये भावना, जन भावना पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं मोदी जी हेमंत सोरेन को परेशान कर रहे हैं। तो ये उल्टा दाव पड़ गया। जैसे सुदेश महतो का लाना, सुदेश महतो का दाव जो है, सुदेश महतो का जो दाव है एनडीए गठबंधन में लाना, ये भी उल्टा पड़ गया। तो ये चलता रहा। इसके बाद में ये जो 5 साल है, इसमें जल जीवन मिशन में भी घोटाला हुआ और आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने जो है आईएएस मनीष रंजन के भी ठिकानों पर छापा डाला। मिथिलेश ठाकुर जो जल संसाधन मंत्री थे, उनके भी ठिकानों पर छापा मारा गया। और इसी 5 साल में पूजा सिंघल पुरवार जो मनरेगा घोटाले से जुड़े हुए हैं और बहुत 82 करोड़ के करीब शुरुआती घोटाले जो है जांच में पकड़े गए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा और वो भी अभी जेल में ही बंद हैं। तो कई तरह के और भी लोग जो है 8.5 एकड़ का जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ इनके नाम से, हेमंत सोरेन के नाम से, उसमें भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उल्टी पड़ गई।
लेकिन जिस झारखंड को तैयार किया गया था, जिस झारखंड को बनाया गया था, जिस झारखंड के अतीत में ये छुपा हुआ था कि हम एक नया राज्य लेंगे और उस राज्य में विकास करेंगे, वो दूर तक कहीं कहीं दिखता नज़र नहीं आ रहा है। ये झारखंड ऐसी स्टेट बनकर रह गई है जहां पर जो भी आता है लूटता जाता है, जो भी आता है वो दलालों के चक्कर में पड़ जाता है, जो भी आता है, जो भी IAS वगैरह भी आते हैं वो भी दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब लूट खसोट भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है एक नए राज्य के रूप में। लेकिन क्या झारखंड के क्रांतिकारियों ने, जो झारखंड को आज़ाद करवाया था, जिन्होंने गोलियां खाई थी, या फिर जो शिबू सोरेन थे, क्या वो ऐसा झारखंड चाहते थे जिसमें इतनी जो है विपन्नता, इतनी जो है गरीबी, इतनी भूखमरी वाली स्थिति हो? अभी आप मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो मल न्यूट्रिशन में बहुत स्थिति खतरनाक है। जो मिड डे मील है उसमें घपलेबाजी है बहुत ज़्यादा। इसके बाद में आप देखेंगे तो कई तरह की समस्याएं हैं वहाँ पर। रोजगार की समस्याएं तो एक आम रोजगार की समस्या तो एक आम समस्या है, इसके अलावे भी कई समस्याएं हैं जिस पर झारखंड को अभी तक कोई ऐसा नेता या सरकार नहीं मिला। जो भी सरकार बनती है वो जो है ऐसे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसे दलाल के प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसे कंपनियों के प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के प्रभाव क्षेत्र में काम करते हैं जो सिर्फ पैसे बनाने का काम करते हैं, जो सिर्फ झारखंड को कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो झारखंड जिस के लिए बना था उसका क्या? झारखंड जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बना था बिहार से अलग होकर, क्या उद्देश्य की वो पूर्ति की गई? तो नहीं की गई। तो ये जो पूरा मतलब अभी जो नई सरकार आई है इसके सामने में सैकड़ों ऐसी मुद्दे हैं जिन पर इनको काम करना होगा। लेकिन जिस तरीके से सरकारी रवैया रहता है, जिस तरीके से ढुलमुल 5 साल सरकार चलती है और अंतिम के दिनों में 1-2 महीने में नेता अपना कुछ पासा पलट फेंकते हैं और वो पलट जाती है गेम। जिस तरीके से 5 साल में कुछ नहीं होता और अंतिम के 2 महीनों में चुनावी वादे पर वादे किए जाते हैं। जिस तरीके से 5 साल में रोजगार, जिस साल में 5 साल में विकास और अन्य जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होती, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात नहीं होती, और अंतिम के कुछ समय में वही करते हैं नेता कुछ अपनी जो है 1000 रुपये जैसे मैया समान योजना के तहत फेंका गया, ऐसे ही कुछ अपना फेंकते हैं, दाव लगाते हैं दाव, और फिर गेम को पलट डालते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अगले 5 साल में क्या होना है। और जो जयराम महतो के रूप में एक जो नया नेता मिला है वो 5 साल सरकार को किस तरीके से परेशान करते हैं रोजगार के मुद्दे पे, खतियान के मुद्दे पे, और वहाँ पर जो भी नीति निर्धारण होना है उनके मुद्दों पर। तो ये जो पूरा खासकर रोजगार के मुद्दे पर तो जयराम महतो जैसे युवा हैं तो वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नकेल कसें। और जिस तरीके से घोटालेबाजी रही है, JPSC का घोटाला हो, 6 परीक्षाओं का, JSSC का घोटाला हो, और मतलब घोटाले पर घोटालों का ही अड्डा, घोटालों का ही बाजार, घोटालों का ही राज्य। अगर घोटालों का राज्य के रूप में किसी को कहा जाए तो वो झारखंड होगा। तो ये घोटालों का राज्य है, इससे तमगा हटेगा कि नहीं हटेगा? यहाँ के IAS पूजा सिंघल पुरवार मनरेगा घोटाला में पकड़ी गई, लगभग 82 करोड़ रुपए का आरोप लगा और अभी जेल में बंद है। कई लोग हैं जो ED के रडार पे हैं, कई लोग हैं जो जेलों में बंद हैं। तो ये कब ख़त्म होगा? झारखंड का नया सवेरा कब होगा? झारखंड कब नया दिन देखेगा? झारखंड में कब नई शुरुआत होगी? या फिर ऐसे ही जो झूठे वादे हैं उन पर सरकार बनती बिगड़ती चली जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। क्या बाबूलाल मरांडी जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है अपने पार्टी को भंग करके, अपने पार्टी का विलय करके, क्या वो बाबूलाल मरांडी अगले 5 सालों में सरकार पर नकेल कसेंगे, या फिर वो बाबूलाल मरांडी यूं ही सोते रह जाएंगे अपने AC कमरे में? क्या भाजपा जो है वो अपना जोर लगाएगी, जोर आजमाइश करेगी, या भाजपा भी उसी तरीके से सोती रह जाएगी? क्या जेल केम जो नई पार्टी बनी है वो भाजपा के प्रभाव क्षेत्र को आजसू के प्रभाव क्षेत्र को धक्का देगी? क्या जयराम महतो एक नए लीडर के रूप में स्थापित होंगे झारखंड में? ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये सारा भविष्य में छुपे हुए कुछ सवाल हैं जिन पर झारखंड को आगे आने वाले दिनों में सोचना होगा, विचार करना होगा, और झारखंड के नेता क्या चाहते हैं ये भी
भविष्य में स्पष्ट होता चला जाएगा। तो ये था आज का हमारा बातचीत, आज का रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।